राम राम कोडर्स। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। ठीक है। तो आपको इसमें काउंट करने हैं पेयर ऑफ सिमिलर स्ट्रिंग्स। सिमिलर स्ट्रिंग कौन से होंगे? वो दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम कैरेक्टर से मिलके बने होने चाहिए। ऑर्डरिंग डजेंट मैटर, काउंट डजेंट मैटर, बट जो कैरेक्टर यूज हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ABCA और CBA। ठीक है। परमुटेशन भी डिफरेंट है और काउंट ऑफ कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है। इसमें दो ए है, इसमें एक ही ए है। पर फाइनली अगर आप इस स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करोगे तो ये दोनों सेम कैरेक्टर्स ही मिलके बने हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये दोनों स्ट्रिंग सिमिलर है। पर यहां पर आप देखो, ये दोनों स्ट्रिंग जो है इसमें ABC कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है और ये BCFD कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिंग मेरे सिमिलर नहीं है। ठीक है। तो आपको बताना है कि आपके इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में आपके कितने सारे आपके ऐसे पेयर हैं जो कि सिमिलर है। ठीक है। तो एक बार सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ABA। ठीक है। ABA किस कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है? AB कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है ABA। ठीक है। AABB भी A और B कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है, तो इसका भी काउंट हो गया। AB कैरेक्टर से मिलके बने हुए स्ट्रिंग का काउंट हो गया 2। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ABCD से मिलके बना है ABCD। ठीक है, इसका काउंट हो गया 1। देन BAC, मतलब काइंड ऑफ सॉर्टेड ऑर्डर में अगर लिखें तो ABC से मिलके बना है BAC, ये एक हो गया। AABC भी ABC कैरेक्टर से मिलके बना है, तो इसका काउंट हो गया 2। तो टोटल आपके पास कितने पेयर बने? एक ये पेयर बना, ठीक है, और एक ये पेयर बना। तो टोटल आपके पेयर का काउंट क्या हो गया? 2। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब ये हम लोग, ठीक है, मेरे पास पता चल गया कि मेरे पास इतने स्ट्रिंग है। अब इतने स्ट्रिंग से मेरे पास पेयर कितने बनेंगे वो मैं कैसे निकालूं? ठीक है। तो सिंपल सा मैथ्स है। अगर मान लो कि आपके पास एक्स स्ट्रिंग है, ठीक है, एक्स में से आपको दो चूज करने हैं, तो एक्स में से दो चूज करने का फॉर्मूला क्या होता है? XC2। ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक है। इतने पेयर आप निकाल सकते हो। सिंपल सिंपल मैथ्स है। एक्स डिस्टिंक्ट में से आपको टू चूज करने का क्या तरीका होगा? XC2। ठीक है। सिंपल सा है। फर्दर सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में जो पहला स्ट्रिंग है वो ए और बी से मिलके बना हुआ है, तो ए और बी से मिलके बने हुए स्ट्रिंग का काउंट हो गया 1। देन नेक्स्ट AB ही है, तो इसका भी काउंट हो गया 2। ठीक है। नेक्स्ट है BA, ये भी अगेन ए और बी वाले कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो इसका काउंट हो गया 3। अब टोटल आपके कितने पेयर हो सकते हैं? तो ये होगा 3C2। 3C2 का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 2/2, इट इज गोइंग टू बी 3। अब कौन कौन से पेयर होंगे? एक आप इसको उठा लो, एक आप इसको उठा लो, ठीक है, और एक आप फर्दर इसको उठा लो। इतने ही पेयर बन सकते हैं। अगर चार होते मेरे पास तो क्या होता? 4C2, मतलब 4 इंटू 3/2। ठीक है। अब कैसे होगा ये भी देखना है क्या? चलो ये भी देख लेते हैं कैसे 4C2 आ रहा है। जैसे मान लो मेरे पास चार स्ट्रिंग है, ठीक है, S1, S2, S3, S4, जो कि सेम कैरेक्टर से मिलके बने हुए हैं। अब वो छह पेयर कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, फिर इससे ये, ये, ठीक है, और फिर फर्दर ये। इतने ही पेयर पॉसिबल है, उससे कोई भी ज्यादा पेयर पॉसिबल नहीं है। और टोटल अगर आप ये देखो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 ही पेयर हो सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि एक स्ट्रिंग जो भी है, कोई भी आप स्ट्रिंग पे जा रहे हो तो स्ट्रिंग किन यूनिक कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है, ठीक है, किन यूनिक कैरेक्टर से वो मिलके बना हुआ है, उन यूनिक कैरेक्टर का आप काइंड ऑफ एक मैप बना लो। और उन यूनिक कैरेक्टर से मिलके और कितने सारे स्ट्रिंग बना हुआ है उसको आप काउंट स्टोर कर लो। ठीक है। फिर हर एक जो वैल्यूज है आपको उसको चेक करना होगा कि उसके कितने काउंट है उससे, कि कितना पॉसिबल पेयर है। अगर मान लो कि एक ही पॉसिबल है स्ट्रिंग उस कैरेक्टर से मिलके बना हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पर NBA पे आ गए, ठीक है, तो ये ABN से बना हुआ है, तो ABN कैरेक्टर से बना हुआ एक ही स्ट्रिंग है। देन ABC कैरेक्टर से बना हुआ एक ही स्ट्रिंग है। देन ABD कैरेक्टर से बना हुआ एक ही स्ट्रिंग है। तो इससे कितना पेयर बन सकता है? अगेन NC2 निकाल दो। 1 से 2 चूज करने का तरीका, 0 होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0/2, 0। अगेन ये भी 1 इंटू 0/2,
ठीक है, ये भी 1 into 0/2। बस ये चीज आप याद रखो, n into n - 1/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो देख लेते हैं एक बार, सिंपल सा। यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इट इज गोइंग टू बी माई आंसर। मैं हर एक वर्ड पे जा रहा हूँ और उसके जितने भी यूनिक कैरेक्टर से वो बना हुआ है उनको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं सेट में स्टोर कर ले रहा हूँ, क्योंकि सेट में स्टोर करने से क्या होगा ना कि वो सारे कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे और ये यूनिक कैरेक्टर सॉर्ट होके भी आ जाएंगे। ठीक है, यूनिक होके सॉर्ट होके आ गए वो मेरे पास। फिर मैं क्या करूंगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैप में एक एंट्री कर दूंगा, सिंपल। और फिर फर्दर आगे बढ़ते ही क्या करूंगा मैं, जब भी इटरेट करूंगा मैं मैप में और जितने भी पेयर पॉसिबल है उसको निकालूंगा। ये क्या हो जाएगा, IT.second, मतलब उसमें काउंट ही है, तो काउंट इंटू count-1/2। ठीक है, और फर्दर जो मेरा टोटल काउंट है उसमें मैं इंक्रीज कर दूंगा इसको। तो बस इतना छोटा सा कोड है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है मैप में, हैशिंग में, ये सब के लिए, तो आप हमारा हैशिंग वाला प्लेलिस्ट ये सब कवर कर किया हुआ है, देख सकते हैं। मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स के सिंपल जैसे छोटी छोटी चीज में दिक्कत आता है। या फिर अभी जो हमारा करंट प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चल रहा है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उधर से आपको ये सब चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर कोई डाउट, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक नंबर दिया हुआ रहेगा एन, आपको उसको रिप्लेस करना है उसके प्राइम फैक्टर्स के सम से। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए, 5 into 3। अब 15 को आपको रिप्लेस करना है 5 + 3 से, तो ये हो जाएगा 8। फर्दर अपन नीचे आते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 into 2 into 2। ठीक है, तो अब आपको 8 को रिप्लेस करना है इन सभी के सम से, 2 + 2 के सम से, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए, 2 into 3। ठीक है, तो अब 6 को रिप्लेस करो इसके प्राइम फैक्टर्स के सम से, ये हो गया 5। अब 5 तो खुद ही एक प्राइम है, उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर से फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देखो, 5 जो है इस केस में, ये जो आप हर बार रिप्लेस कर रहे हो, तो इस रिप्लेस करने के प्रोसेस में जो भी आपका सबसे छोटा नंबर होगा उस सबसे छोटे नंबर को आपको रिटर्न कराना है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे लास्ट नंबर होगा मेरा, दैट इज गोइंग टू बी माई स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों, क्योंकि हर केस में आप क्या कर रहे हो, ये क्या था, 6 क्या था, 2 into 3 था। अब आप किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर रहे हो उन सभी नंबर के सम से। तो ठीक है, प्रोडक्ट जो है हमेशा ही आपके सम से तो बड़ा ही वैल्यू रहता है, अनटिल एंड अनलेस आप 1 से प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1 into 15, ये क्या होगा, 15 प्लस 1 into 1 + 5 15 अगर आप करोगे तो ये होगा 16। ठीक है, बस इसी केस में आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन सम ऑफ टू नंबर्स। अदरवाइज हर केस में आपका क्या होगा, प्रोडक्ट एटलीस्ट उतना तो बराबर होगा ही। ठीक है, सम के बराबर होगा ही, उससे बड़ा ही होगा, और बराबर भी बस इसी केस में होगा। 2 into 2 हो गया 4। ठीक है, और 2 + 2 भी हो गया 4। अदरवाइज हर एक केस में आप कोई भी केस ले लो, 2 into 3 हो गया 6 और 2 + 3 हो गया 5। कोई भी केस आप ले लो, ठीक है, आपका हमेशा ही किन्हीं भी नंबर का आप प्रोडक्ट को रिप्लेस करो उनके सम से, तो नंबर आपका नैरो डाउन होकर छोटा ही होने वाला है। ठीक है, तो जो लास्ट मेरा आंसर बचेगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा वो प्राइम होगा, दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। अब आपको वही बताना है कि इस प्रोसेस में आपको जो सबसे छोटा नंबर हुआ वो कौन सा हुआ। तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा दैट इज गोइंग टू बी माई स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा सा अगर आप मैथ से आगे पीछे देखो, सोचो, तो बिल्कुल ये साफ साफ दिख जाएगा। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे। तो ये हमने अपने पीपीएस में, अभी जो अपना करंट रनिंग चैलेंज चल रहा है, आरंभ और अस्तित्व फेज में डीएसए प्लस सीपी का, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ही कर रहे हैं, तो उसमें हमने बार बार ये चीज डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं मैथ्स बोल के, पर ये सब चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का जो हमने उस तरीके सीखा है उसी तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है, √n। ठीक है, अगर कोई n नंबर है, ठीक है, तो उसका अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा √n। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको 1 से लेकर के n तक के, ठीक है, और आपका n का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। n का वैल्यू हमेशा आपका 2 से शुरू होगा। ठीक है, तो 2 से लेकर के n तक के सारे नंबर को आपको प्राइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक नंबर का आपको प्राइम निकालने के लिए आपको √n टाइम लगता है। तो आपका वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा n √n,
मतलब n⁻³ और ये क्या हो गया आपका 10⁻⁵ इंटू 3/2, ये क्या हो गया 2.5, 10⁻⁷.5, ठीक है। एंड इट इज मतलब आपके टाइम लिमिट के रेंज में ही आएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको बस जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के आपके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनका सम करके आपको रिटर्न करना है। अब प्राइम फैक्टर्स मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। तो ये चीज हर बार बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर मैं उस नंबर के रूट तक ही चेक करता हूँ, ठीक है। और ये सब क्यों होता है, आप एक बार पीपीएस वाले वीडियो को रेफर कर लेना, सिंपल से है। और वन से लेकर, वन भी नहीं, टू से लेकर के उसके रूट तक मैं सारे वैल्यू को मैं चेक करूंगा। अगर वो उससे डिवाइड हो जा रहा है, वो सबसे पहले वो अगर प्राइम है और उससे डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। और जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतनी बार मैं उसको ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा तरीका है, अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है तो, ठीक है। और फर्दर फिर देख लेते हैं इसका कोड किस तरीके से होगा। बिल्कुल ही सिंपल होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया एक्स को, ठीक है। हर बार मैं रिप्लेस करूंगा एक्स को उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स के सम है उससे, और ये मैंने एक अलग से फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एन को मैं चेंज कर दूंगा एक्स से। जब तक मेरे एक्स और एन आपस में सेम नहीं हो जाते तब तक मैं इसको फर्दर अपडेट करते चलूंगा। और ये कैसे हो रहा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। हर एक नंबर का मेरे को प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले वो जब तक टू से डिविजिबल है मैं उसको टू से डिवाइड करके वैल्यूज को, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स को ऐड करते जाऊंगा कितनी बार टू आ रहा है। फिर थ्री से मैं चालू करते हुए स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाते हुए सारे उसके प्राइम जितने भी नंबर्स हैं उनसे मैं डिवाइड करते चलूंगा और आंसर में ऐड करते चलूंगा। और अगर मान लो लास्ट में कुछ आपका ग्रेटर देन टू बचा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम ही नंबर होगा, तो आप उसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। और इन द एंड आप उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सब आपने स्टोर किया हो, आप उसको रिटर्न कर दो। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड, दैट्स द थिंकिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। और हाँ, अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आप नहीं फॉलो कर रहे तो आप उसको फॉलो करके आ सकते हो। ये चीज हमने बार बार, मतलब आई थिंक कि 4-5 बार तो हमने अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सब चीज पूछता है, मैथ्स का जो अलग अलग ट्रिक होता है बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट दीज थिंग्स आर आस्क्ड, तो ये ठीक है। आज का क्वेश्चन थी। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन समझना इजी है। और थोड़ा भी कोडिंग एक्सपीरियंस है तो लॉजिक भी बन जाएगा। बस एक एज केस छूट जाता है बच्चों का, वो आपसे गलती हुआ होगा। और थोड़ा लिखना टफ है, टफ नहीं है इन द सेंस, तो डर लगता है कि कैसे लिखें, बट लॉजिक बन जाता है आराम से, ठीक है। एनीवेज वॉट एवर, जो हुआ नहीं भाई, पर क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला आपको ग्राफ दे दिया, राइट। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, साइकिल वगैरह कुछ भी हो सकता है, दे डोंट केयर, ठीक है। आपको हर एक वर्टेक्स का डिग्री इवन करना है। और इसके आप दो एज ऐड कर सकते हो, मतलब क्या डिग्री, मतलब उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे मान लो वन, वन से एक दो लोग जुड़े हुए हैं, राइट। अच्छा टू, फोर, टू से एक दो तीन चार लोग जुड़े हुए हैं। फोर से एक दो तीन लोग जुड़े हुए हैं। थ्री से एक दो दो लोग जुड़े हुए हैं। फाइव से एक ही आदमी जुड़ा हुआ है, राइट। तो आप मेरे को बताओ डिग्री सबका इवन होना चाहिए। अच्छा, तो टू, टू, फोर, थ्री, वन, बस इन दोनों का ऑड है, बाकी सबको तो इवन है ही। तो बाकी सबको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे जैसे किया है, अब इसका डिग्री भी फोर हो जाएगा, इसका डिग्री टू हो जाएगा, सबका डिग्री इवन हो गया। तो या इट इज पॉसिबल टू मेक दिस ग्राफ इवन डिग्री ग्राफ बाय एडिंग एट मोस्ट टू एजेस। ट्रू। आप ज्यादा से ज्यादा दो एज ऐड कर सकते हो, आपको बताना है ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, इट्स पॉसिबल। क्लियर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं यार। इसमें देखो आप नीचे वाला क्या है, इसका डिग्री वन, 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 ठीक है भाई। तो भैया कनेक्ट कर दिया इसको, डिग्री इसका हो गया टू, इसका भी हो गया टू, इसका भी टू, इसका भी टू, फाइन। दिस वाज आल्सो पॉसिबल, दो एज ऐड किए तो दो एज ऐड करना अलाउड है, सबका डिग्री इवन हो गया। दिस इज अ क्वेश्चन, आपको बताना है इज इट पॉसिबल और नो, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं, ठीक है। इतना ही है देखो कि तो आपको ये बात समझ में आ रहा है भैया कि जो इवन डिग्री का वर्टेक्स है उसमें एज ऐड करेंगे तो वो और डिग्री हो जाएगा, तो वो तो नहीं छेड़ेंगे हम, है ना। अच्छा, और डिग्री में तो और कंपलसरी क्या है भैया, और डिग्री में ऐड करना कंपलसरी है ना। अगर इसका डिग्री ऑड है, इसका डिग्री ऑड है, तो कंपलसरी एज ऐड करना, बिकॉज अगर दो और डिग्री है तो आपको इवन करने के लिए आपको एक एज ऐड करना है एटलीस्ट, कंपलसरी दोनों के बीच में। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर मान लो आपका पूरा ग्राफ है पांच और डिग्री के वर्टेक्स है, पांच टू,
आप कुछ भी करके सबको इवन नहीं बना सकते मेरे करंट की, कैसे बनाओगे? अब कोई भी दो को लेके कनेक्ट करोगे अगर, मान लो, तो ये इवन होगा, ये इवन होगा, ये बच गया, तो भैया इसको किसी इवन के साथ ही कर देंगे। तो अगर आप इसको किसी इवन के साथ करोगे तो ये तो इवन हो जाएगा, पर ये तो ऑड हो जाएगा ना। तो नॉट पॉसिबल। तो भैया हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं ग्राफ में कितने ऑड डिग्री एजेस, राइट, वी कैन काउंट, राइट, काउंट ऑड डिग्री एजेस। इफ दिस इज ऑड, तो नॉट पॉसिबल भैया, कॉमन सेंस है भैया। अच्छा, और क्या क्या केसेस है ऑड होने से भैया? पॉसिबल नहीं है, राइट, नहीं। और बाकी, बाकी भैया ऑड डिग्री वर्टेक्स जीरो है, कोई है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है भाई, कुछ ऐड ही नहीं करना पड़ा, सही में आंसर आ गया। भाई दो हो गया तो, अच्छा दो हो गया तो सोचो, ये है ऑड डिग्री, ये ऑड डिग्री, तो भाई ऐसे कनेक्ट कर देंगे, कर सकते हैं। एक एज में काम हो भी गया। अब आप लोग थोड़ा इधर सोचो, ठीक है। ये आपको गलती किए थे, मान लो ऐसा ग्राफ है, लेट्स से 1 2 3 एंड लेट्स से ये 4 है। वॉट एवर, ठीक है। ऐसा 1 2 3 4 है, ये है मान लो ऐसे 5 है, राइट। और लेट्स से ये ऐसे कुछ 6 है, इससे कनेक्टेड है, और इसका कुछ बड़ा सा पीछे आगे पीछे ग्राफ है। और इसमें आप स्पॉट की दो टू और डिग्री है, 2 और 3 बेसिकली, है ना, तीनों का तीन तीन है, राइट। आप क्या करोगे भैया? डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, ये तो पहले से कनेक्टेड है ना, तब कैसे डायरेक्टली कनेक्ट करोगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर पॉसिबल नहीं है। मान लो ये 6 है, ठीक है, ये इवन डिग्री है, हाँ भैया इवन। 2 से 6 कनेक्ट कर दूंगा, 2 हो जाएगा इवन, 6 हो जाएगा, और 3 से 6 कनेक्ट कर दूंगा अगेन, फिर ये इवन हो जाएगा, ये भी इवन, ये भी इवन। कितना एज ऐड किया? अब 2 एज, 2 एज ऐड करना आपको अलाउड है, अलाउड है, पॉसिबल, समझे? या तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, तो 2 और डिग्री का है। अगर डायरेक्टली आप कनेक्ट करें, उसके बीच में ऑलरेडी एक एज था, तब तो दिक्कत है, तब क्या करना चाहिए? कोई एक ऐसा नोट पकड़ना चाहिए हमको खोज के, जो जो हो जाए, जो मतलब दोनों से कनेक्टेड नहीं हो, जो 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड नहीं हो, उसको खोज से पकड़ के कनेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा। दैट्स इट। तो अगर ए और बी के बीच हमको करना है, डायरेक्टली हो गया तो अच्छी बात है। आपको ऐसा कोई सी खोजना पड़ेगा जो ए और बी दोनों से कनेक्टेड है ही नहीं, तो फिर कनेक्ट कर देंगे, हो जाएगा। कोई कहेगा भैया ऐसे भी तो कर सकते थे, पर अगर आप ऐसे करें ना तो ये ऑड हो जा रहा है, ये इवन हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, बट 4 5 ऑड हो जाएंगे, क्योंकि अगेन दिक्कत दे देगा। फिर भैया 4 5 को पकड़ के कर देंगे, तो फिर दिक्कत ये हो गया कि आप कितने एज ऐड कर दिए, 1 2 3, आपको दो ही अलाउड है, समझो। एज आप दो ही ऐड कर सकते हो, तो आप बस यही ऑप्शन है, या तो ए बी को डायरेक्टली करो, या फिर कोई ऐसा सीख हो जाए जो ए बी से कनेक्टेड नहीं है। बाकी सब केस में इश्यू आ रहा है। अच्छा भैया दो, चार वाला केस में, चार वाला केस में बहुत इजी हो जाएगा, देखो। ए बी सी डी, वही बेसिक एग्जाम्पल है। चारों कनेक्टेड आपस में नहीं है, मतलब आपस में कनेक्टेड हो नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ कि एक केस ऐसा है, ध्यान से सुनो फिर आपको मैं समझा देता हूँ। एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा है। हाँ मतलब भैया दो एज ऐड करना था, चारों को इवन करना है, चारों ऑड है, तो ये इवन हो गया, इसे ये भी इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन, और सब इवन हो गए। तो भैया अब तो आप वही बात बोलेंगे, ए भी पहले से कनेक्टेड हुआ अगर, तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? किसी और के वाया कर सकते हैं, पर दिक्कत यही है, अगर किसी और के वाया आप कनेक्ट करोगे ए बी को, ठीक है, तो आप ऑलरेडी दो एज ऐड अभी कर चुके हो, फिर आपको चार टोटल एज ऐड करना ही दो अलाउड है, तो आप सी डी को कैसे कैटर करोगे? तो भैया अगर ए भी डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ, तो ये केस में नहीं जाएगा, क्या पता ट्राई टू डू बाय दिस केस, ये भी फिर डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ, तो ट्राई टू डू बाय दिस केस, ये भी हुआ, मतलब मानो ए ऐसा है पूरा, तब तो कोई आंसर ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि आप इसको किसी के दूसरे के रेफरेंस से ऐड कर ही नहीं सकते, वही तो बात है, क्योंकि इधर रेफरेंस अगर आप लोगे तो आपको इसमें दो एज वेस्ट हो जा रहा है, आपको इसको भी दो एज से कैटर करना है, तो आपको दो एज को एक, दो वर्टेक्स को एक एज से ऐड करना कंपल्सरी है। अगर दो वर्टेक्स को आप दो एज से ऐड कर रहे हो, तो फिर बाकी दो वर्टेक्स आप कैसे ऐड करोगे? तो आपको दो ही एज ऐड करना अलाउड है, बस यही था। और बाकी भैया फिर ठीक है, 6। अब आपको पता है वही बात कि 6 अगर ऑड वर्टेक्स है तो कम से कम यूनिट 3 एजेस, एक एज से आप दो को कैटर कर सकते हो इन द बेस्ट केस, तो 3 एज कम से कम चाहिए, बट आपको तीन तो अलाउड ही नहीं है, नॉट आंसर। फाइनली मैं समराइज करूँ, अगर एजेस हम लोग के ऑड, और ये या तो ऑड ही है, या तो 4 से बड़े हैं, तो आंसर नो। अगर नहीं भैया वो 2 है, तो क्या चेक करो? ए सिर्फ डायरेक्टली ऐड कर दो, या फिर फाइंड द सी फॉर अ वाया थिंग, राइट। और सी दोनों से कनेक्टेड इनिशियली नहीं होना चाहिए, या फिर अगर ऑड 4 है तो भैया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्टली कनेक्ट ऐसे कर दो। अभी वाया वाला ऑप्शन गायब हो गया, या तो ऐसे या तो ऐसे, दैट्स इट, बस इतना ही था, आपको इतना ही चेक करना है। कोड में दिखा देता हूँ, बट ये आपसे होना चाहिए।
हाँ मतलब इतना लॉजिक बन जाना चाहिए था, ये केस हो सकता है आप कुछ छोड़ रहे होंगे, और बाकी जनरली मोस्ट बच्चे ये तो कर दिए थे, ये भी कर दिए थे, ये भी कर दिए थे, बस ये केस छोड़ दे रहे थे। ठीक है, फिर बाद में किसी को ये केस समझ में आ गया तो उसको इधर डाउट आ गया, तो इसमें भी और किसी से ऐड होना चाहिए, बट वही दो एज का फैक्टर को आपको कंसिडर करके ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोड पे चलता हूँ स्ट्रेट अवे, बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करना है इस पे, सिंपल सा है। ओके, देखो दिख रहा है। बेकार में तो बड़ा यूज दिया, कोई सेंस नहीं। आगे तो एजेंसी से लिस्ट बना लिया मैं, मैट्रिक्स बना लिया, लिस्ट बना लिया, राइट। और मैं देख लिया कि जिस वर्टेक्स का डिग्री ऑड है तो पुश कर दिया। अब डिग्री ऑड वाले वर्टेक्स पे जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर दो है तो क्या करना पड़ेगा, वही है। मैं चेक लिखा, चेक करने की क्या, उन दोनों में एज है पहले से। फंक्शन लिखा हूँ बेकार में, उसको आप सिंपली भी कर सकते हो राइट, सर्च वगैरह से। अगर एज ऑलरेडी है उन दोनों के बीच में, तब तो फिर दिक्कत है, तो मतलब ये फॉल्स है, ऑलरेडी उन दोनों के बीच में एज था। तो फिर मैं चेक करूंगा भाई, देखो मेरे को ऐसे एक सी खोजना है जो कि ए के पास भी नहीं है और बी के पास भी नहीं है कनेक्शन में। तो मैं ए के सारे कनेक्शन को सेट में इंसर्ट किया, बी के सारे कनेक्शन को सेट में इंसर्ट किया। अब देखा कि कोई ऐसा एज, कोई ऐसा नोड बच रहा है जो दोनों में नहीं आया अब तक। अगर बच रहा है, नहीं बच रहा तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू। मतलब वन से जितने कनेक्टेड सब आ गए सेट में, टू से जितने कनेक्टेड है सारे सेट में आ गए। अब फिर भी कोई अगर ऐसा नोड बच गया जो दोनों अभी तक सेट में नहीं आया, यानी कि दोनों से कनेक्टेड नहीं था, तो मेरे को मैं जगह में ही करे तो मैं वही चेक किया। देखो सिंपल। देखो अगर सेट का साइज प्लस वन, तो एन प्लस वन वर्टेक्स में जीरो का हम लोग जीरो बेस इंडेक्स में दे रहे हैं तो काउंट नहीं कर रहे हैं, ये आप समझ जाओगे राइट। रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू, सिंपल। और साइज फोर है तो भाई आपको वही केसेस से क्या, अब वन टू इन दोनों में ऐड करो, जीरो वन और टू थ्री ऐसे करो, या फिर जीरो टू वन थ्री ऐसे करो, या फिर जीरो थ्री वन टू। ये घूम फिर के केसेस है राइट। तो मैं सबका चेक कर दिया, अगर किसी एक केस में भी मैं कनेक्शन पॉसिबल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। वे चेक क्या, इसका चेक तो भाई आप सिंपली अपने तरीके से लिख सकते हो, मैं बेकार से लिखा हूँ देखो। बस मैं देखना ए से बी में एज है कि नहीं, मुझे देखना था राइट। तो मैं ए का लिस्ट में ट्रेवल किया, देखा कोई बी है, अगर बी है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। इसको आप बाइनरी सर्च से भी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब आप ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे को सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर कर दोगे, फिर बाइनरी सर्च से निकाल दोगे बी है कि नहीं, ये चेक वगैरह लिखना नहीं पड़ेगा। दैट्स इट, यही था कोड ओवरऑल। अगर थोड़ा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आओ, पूछो, डीएम करो, और ध्यान रखो। और ये सब अगर आप चाहते हैं लॉजिक बिल्डअप होने लग जाए आप लोग से, तो अभी अस्तित्व फेज चल रहा है, ये सब क्वेश्चन में कैटर कर रहा है, ग्राफ का भी ये शुरू होगा कुछ दिनों में। यू कैन वॉच इट, अगर आपको नहीं पता तो आई टैब में या एंड स्क्रीन में कहीं ना कहीं आ जाएगा अस्तित्व के बारे में, ठीक कोड है। कॉन्टेस्ट का या चौथा सवाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, और वो बाइनरी ट्री कंप्लीट होने वाला है, उसमें वन से लेकर के टू टू दी पावर एन माइनस वन तक के सारे जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं, जो सारे वैल्यूज आने वाले हैं। और ऑर्डरिंग कुछ इस टाइप से होगा कि वन विल बी रूट नोड, और उसके लेफ्ट और राइट का वैल्यू आप कुछ इस टाइप से निकालोगे, किसी का भी अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड है अगर, तो उसका वैल्यू कुछ इस टाइप से निकालोगे। इसका वैल्यू अगर वी है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा टू वी, राइट चाइल्ड होगा टू वी प्लस वन, ठीक है। अगर उसका चाइल्ड है तो, अगर वो लीफ नोड है तो उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो इसी फॉर्मूला से आपको एक ट्री बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक ट्री बनाया है इन्होंने। और इस ट्री को बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक क्वेरीज एरे दिया हुआ रहेगा। क्वेरीज एरे में आपको दो वर्टिसेस दिए रहेंगे, उन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करता हुआ एक आपको एज बना देना है। जैसे फाइव और थ्री दिया हुआ है, तो फाइव और थ्री को कनेक्ट करते हुए आपने एक एज बना दिया। अब जैसे ही आपने इस एज को बनाया, इस ट्री में एक साइकिल बन गया, उस साइकिल का आपको लेंथ बताना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हो वन टू फाइव थ्री वन का एक साइकिल बन गया। तो इस साइकिल का लेंथ क्या है, फोर। तो ये आपको लेंथ स्टोर करना है। देन अगेन नेक्स्ट क्वेरी पे जाने से पहले आपको इस एज को डिस्कनेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेरी में आपको दिया है फोर और सेवन, ठीक है। फोर और सेवन को कनेक्ट करता हुआ आपने एक एज बनाना है, ठीक है। अब इसको भी कनेक्ट करते ही आपका एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है। ये साइकिल बन जाएगा, और ये साइकिल बन गया, तो आपको इस साइकिल का लेंथ बताना होगा। इस साइकिल का लेंथ क्या है, वन टू फोर सेवन थ्री वन, अगेन ये टोटल फाइव लेंथ का साइकिल है, तो आपको फाइव बताना है। तो आई होप कि क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो एक चीज अगर आप देखो ध्यान से, तो साइकिल कहाँ से बन रहा है। तो साइकिल हमेशा ना, जैसे कि ये नोड है मेरा फाइव और ये नोड है मेरा थ्री, तो इसके लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोर है और यहाँ पर सेवन है, तो इसके लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है। और एक बार और एक बड़े एग्जांपल के साथ देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बड़ा सा ट्री बना लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, इस टाइप का कुछ आपका ट्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मान लो कि 8 और 11 को कनेक्ट करना है। ठीक है, 8 और 11 को आपने कनेक्ट किया, तो ये साइकिल कहाँ से बनेगा? तो 8 को और 11 को आपने कनेक्ट किया है, तो 8 से मतलब टोटल आपको क्या करना है, एक साइकिल बना है, तो साइकिल को डिटेक्ट करना है। तो साइकिल का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो 8 के एंसेस्टर पे जाते हैं हम लोग, 4। 4 के एंसेस्टर पे जाते हैं हम लोग, 2। ठीक है, फिर अगेन 11, तो 11 के एंसेस्टर पे जाते हैं 5। 5 के एंसेस्टर पे जाते हैं 2। ठीक है, तो ये एक यहां से एक साइकिल बन चुका है, 2, 4, 8, 11, 5, देन अगेन 2। साइकिल तो ये होता है ना कि अगर आप वहां पर से पाथ से शुरू करना चालू, पाथ से आप चलना शुरू करो और फिर घूम फिर के आप उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाओ, तो वो एक साइकिल है। तो अगर आप 2 से चलना चालू करोगे, 2 से आप 4 पे गए, 8 पे गए, 8 से फिर 11 पे एक एज मिला है। ठीक है, फिर आपको 5 पे एक एज है, फिर आपको 2 पे एक एज है, तो एक कंप्लीट साइकिल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे जा रहे हैं। एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं तो उससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 9 और मान लो कि 14 को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, 9 और 14 को मैंने कनेक्ट किया, तो 9 और 14 कनेक्ट हो गया, एक एज इधर से आ गया। अब इन दोनों का एक कॉमन मुझे वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, जिससे दोनों इस वर्टिसेस पे एज जा रहा हो। ठीक है, तो वो कॉमन वर्टेक्स कौन सा होगा? वो कॉमन वर्टेक्स मेरा एलसीए होने वाला है। एक बार चेक करते हैं। तो 9 से पहले मैं पीछे गया, 4 आया। ठीक है, और फिर अगेन और मैं पीछे गया, मुझे 2 आया, और पीछे गया 1 आया। ठीक है, फिर अगेन 14 का फिर मैं अब एंसेस्टर निकाला, क्योंकि अब 1 का तो एंसेस्टर निकलेगा नहीं, तो यहां से मेरा बात यहाँ पर खत्म हो गया। 14 का मैं एंसेस्टर निकालता हूँ, आया 7। 7 का एंसेस्टर 3। 3 का एंसेस्टर 1। तो इसका कुछ साइकिल इसी टाइप से बनने वाला है, 1, 2, 4, देन 9, 14, 7, 3, देन अगेन 1। तो ये आपका कुछ इस टाइप का साइकिल आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर से क्या है कि आपका जो दोनों वर्टेक्स है, उस दोनों वर्टेक्स पे उसका एज गया हुआ है। ठीक है, तो उस दोनों एज किस लेवल पे, आपको वो लेवल निकालना है। ठीक है, ये एक्स लेवल पे है, ये सपोज वाई लेवल पे है, तो यहाँ पर से आपको एक्स एज कनेक्ट करने हैं, यहाँ से आपको वाई एज कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो टोटल आपने एक्स प्लस वाई एज कनेक्ट किया, और टोटल एक और आपने एज कनेक्ट किया है एक्स और वाई के बीच में, मतलब ये दोनों नोड के बीच में। ठीक है, इन दोनों नोड के बीच में। तो ये टोटल में आपको एक और एज ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। और एंसेस्टर आप कैसे निकालोगे, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आप किस तरीके से निकालोगे? ये भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखो तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से आप सोचो। मुझे 8 और 9 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, कैसे होगा? 8/2 4, 9/2 4। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिंपल मेरे को निकल गया। अब मान लो 8 और 11 का मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो 8/2 4। ठीक है, और 11/2 5। ठीक है, अब 4 और 5 का कॉमन एंसेस्टर है, तो यहाँ पर से ये आ गया 2। तो ये मैं निकालूंगा कैसे? तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको सर्च करते चलना है। ठीक है, आप डिवाइड बाई टू करते चलो, जब तक कि आपको एक कॉमन वर्टेक्स ना निकल जाए। और बाई टू करते हुए क्या, मैं एक बार में जैसे यहाँ से 8 से मैं बाई टू किया 4 पे गया, 4 से बाई टू किया 2 पे गया, ठीक है, उससे बाई टू करूंगा मैं 1 पे जाऊंगा। तो मैं रुकू कैसे कि दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन एक बार में ही निकल के आ जाए? ठीक है, वो मैं रुकूंगा कैसे? तो मैं क्या करूंगा कि ये अगर मेरे दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो दो वर्टेक्स में जिसका वैल्यू ज्यादा है मैं उसको बाई टू करूंगा। जैसे कि 8 और 11 का मेरे को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 11 को बाई टू करूंगा, तो 11 को बाई टू किया तो 11 का एंसेस्टर आ गया 5। ठीक है, अब है मेरे पास 8 और 5 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो अगेन बड़ा कौन, 8, तो 8 को मैं बाई टू करूंगा, 4 आ गया। ठीक है, अब 4 को अगेन मैं बाई टू करूंगा, क्योंकि 4 सॉरी बड़े को मैं बाई टू करूंगा, तो यहाँ पर से मैं 5 को बाई टू करूंगा, तो ये आ गया 2। अगेन मैं 4 को बाई टू करूंगा, ये भी आ गया 2। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग दो नो जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आप हर बार जो बाई टू कर रहे हो, यहाँ पर से एक्चुअली में आप देखो तो 8 से बाई टू किए,
आप 4 पे गए तो एक आपने एज को कवर किया। 11 से आप बाई टू किए, 5 पे गए तो एक एज को आपने कनेक्ट किया। 5 से आपने बाई टू किया, एक एज पे आप गए, ठीक है, एक एज आपने कनेक्ट किया। देन अगेन 4 से आप 2 पे गए, आपने एक एज कनेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एज भी कनेक्ट करते जा रहे हो और एंसेस्टर पे भी चलते जा रहे हो। तो टोटल आपको जितनी बार बाई टू करके आप लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे पहुंचे, उतनी आपको एज ऐड करनी पड़ी। और फाइनली एक एज आपको 8 और 11 के बीच में भी ऐड करना था, तो x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर से अगर आपको x लेवल पीछे जाना पड़ा, यहाँ पर से आपको मान लो y लेवल पीछे जाना पड़ा, तो आपका आंसर x प्लस वाई और प्लस वन करके आ जाएगा, ठीक है। और ये रन टाइम पे कोई भी आप वैल्यू आपको दो दिए रहेंगे, आपका ये अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो कुछ इस टाइप का है। क्वेरीज का वैल्यू आपका 10 टू द पावर 5 तक जाने वाला है और n का वैल्यू आपका 30 तक जाने वाला है। तो मतलब आपको टोटल 2 टू द पावर 30 तक में, मतलब सॉरी 30 डिवीजन आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बड़ी बात है, आपके पास 10 टू द पावर 5 टाइम्स आप 30 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, मतलब 30 डिवाइड कर ही सकते हो। तो इसमें आपका टीएलई कभी नहीं आएगा, ठीक है। मान लो हर एक क्वेरी में आपको 30 टाइम्स डिवाइड करना पड़ गया, ठीक है। तो भी इट इज वेल विद इन आवर रेंज, 30 इंटू 10 टू द पावर 5 मान लो। तो ये क्या है, आपका कभी भी आपका जो रेंज है टाइम लिमिट का, उससे तो एक्सीड नहीं करने वाला। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरा कोड भी है। इन जनरल डी वगैरह वाले में थोड़ा टफ लॉजिक आता है, थोड़ा टफ कोड आता है, पर इस बार के लिए लॉजिक और कोड आई थिंक दोनों ही इजी था। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक आंसर एरे बना लिया और एक कोड भी मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 देन 4 5 6 7, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। एक हो गया एक्स, ठीक है, जो कि मेरा लेफ्ट वर्टेक्स आपको दिया, आपको दो वर्टेक्स दिए रहेंगे, राइट, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो लेफ्ट वाले वर्टेक्स को मैंने एक्स में स्टोर कर लिया और राइट वाले वर्टेक्स को मैंने वाई में स्टोर कर लिया, ठीक है। 4 और 6 मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, उनके कॉमन एंसेस्टर तक जाते हुए मेरे को कितने एज कनेक्ट करना है वो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। और ये कब तक मैं करूंगा, जब तक दोनों के अपन कॉमन एंसेस्टर तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर अगर मिल गया तो दोनों का वर्टेक्स सेम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर एक्स बड़ा है तो मैं एक्स को बाई टू करूंगा और एक एज मैंने इधर से कनेक्ट किया है, तो इधर एक एज को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। जैसे 4 और 6 का मुझे निकालना था, तो 6 बड़ा है, तो 6 से मैं एक पीछे चला जाऊंगा, उसके एंसेस्टर पे चला जाऊंगा, 3 पे, ठीक है। और एक मेरे को एज कनेक्ट करना पड़ा है, तो यहाँ पर इसका एज प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाई हो गया मेरा 1। और अभी मेरे को 4 और 3 में कॉमन एंसेस्टर निकालना है, ठीक है। तो बड़ा कौन, 4, तो अब मैं 4 को बाई टू करूंगा, इस टाइप से पीछे आया, ठीक है। 4 को बाई टू किया, एक मेरे को एज कनेक्ट करना पड़ा, तो ये एज का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। और ये मेरा अभी ये अपने एंसेस्टर पे आ चुका है, ये हो चुका है 2। अब मुझे 2 और 3 का कॉमन एंसेस्टर निकालना है, तो बड़ा कौन, 3, तो उसको मैं बाई टू कर देता हूँ, ये हो गया 1, ठीक है। तो बाई टू मैंने किया है, तो एक एज भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक एज मुझे ऐड करना पड़ा, एक ये एज हो गया आपका। फर्दर अब 1 और 2 अगेन दोनों सेम तो नहीं है, तो 1 और 2 में मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। तो 1 और 2 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर में मुझे 2 बड़ा है, तो 2 को डिवाइड करता हूँ, 2 को डिवाइड किया तो ये हो गया 1, ठीक है। अब अगेन मुझे एक एज कनेक्ट करना पड़ा है, तो यहाँ पर मैं एज को प्लस प्लस कर दूंगा। अब अगेन फर्दर आगे बढ़ते हैं, 1 और 1, तो ये दोनों तो सेम हो गए, मतलब हम लोग दोनों के लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग को फर्दर कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना भी आपने एक्स की तरफ से एज कनेक्ट किया, वाई की तरफ से एज कनेक्ट किया, +1 आपको कर देना है। और बिल्कुल वही मैंने कोड में भी लिखा है। तो दोनों मैंने वर्टेसेस को निकाल दिया, जब तक दोनों वर्टेस का एंसेस्टर सेम नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो बड़ा है उसको बाई टू करते चलेंगे और उधर से एक एज अपन ऐड करते चलेंगे। और फाइनली जितना एक्स की तरफ से और वाई की तरफ से मैंने एज को ऐड किया +1 करके, ये हो जाएगा मेरा आंसर। और फाइनली मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।